तो आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में 25 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा वर्ष 1905 में किया गया था। यह विभाजन कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया था। देखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन क्यों किया गया था? क्योंकि बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी उसको नष्ट करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। कब किया गया? 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा को लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्वदेशी आंदोलन के मुख्य प्रणेता थे। आगे चलकर यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बन गया। इन्होंने इसे स्वराज की आत्मा कहा है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा कहा है। अब यहाँ से दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। याद रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तथा रंगभेद नीति के खिलाफ वहां पर आवाज उठाई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। 1893 में रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग या एरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि किसी भी भारतीय को गोरों के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तथा 1916 में अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। बिहार के चंपारण में 1917 में किसानों पर नील की खेती के लिए तिनकठिया पद्धति के द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह था।
इन्होंने यह सत्याग्रह चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया था। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रौलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। तो 1919 में गांधी जी ने रौलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। महात्मा गांधी ने रौलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने रौलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग की संज्ञा दी थी। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के हजारों की संख्या में मौजूद लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। इसके बाद 1940 में ऊधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी थी। देखिए दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। खिलाफत आंदोलन, यहाँ से खिलाफत आंदोलन के बारे में देखेंगे। 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के सुल्तान के अधिकार छीने जाने के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 को बंबई में हुआ था। खिलाफत मुद्दे को महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करने के एक अभूतपूर्व अवसर के रूप में देखा था। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए। असहयोग आंदोलन, देखिए दोस्तों, अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के दौरान न्यायालयों तथा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया था। अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों का एक जुलूस निकला था। जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई, जिससे जुलूस में शामिल लोग उत्तेजित हो गए। क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। देखिए दोस्तों, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। अब यहाँ से दोस्तों साइमन कमीशन के बारे में देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग का गठन किया, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग का कार्य इस संबंध में सिफारिश करना था कि भारत के संवैधानिक विकास का स्वरूप कैसा हो। इस आयोग में भारतीयों को शामिल नहीं किए जाने के कारण भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ। साइमन कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय के सिर में गहरी चोट लगी, जिसके कारण 1928 में इनकी मृत्यु हो गई।
नेहरू रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित की गई। इस समिति ने 1928 में संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा। देखिए दोस्तों, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 13 जनवरी 1930 को 11 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत मांगों पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील का दांडी मार्च किया तथा 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का मुख्य कारण नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया दांडी मार्च था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी से संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सम्मिलित हुए थे। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सम्मिलित हुए थे। गांधी इरविन समझौता। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से आरंभ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सांप्रदायिक निर्णय की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसमें दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। इसके विरोध में गांधी जी ने जेल में ही 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। पूना समझौता। देखिए दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी के प्रयास से 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा गया। साथ ही दलितों के लिए सुरक्षित 75 सीटों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। देखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बंगाल को विभाजित करने का निर्णय माना जाता है। बंगाल को विभाजित किया गया था, इसीलिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया? जिस अधिनियम ने
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। तो इसका जवाब है दोस्तों रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? इसका जवाब है चंपारण सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका जवाब है महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे थे? इसका जवाब है 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को वर्ष 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? इसका जवाब है सी ऑप्शन बिहार। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 12 मार्च 1930। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात नरसंहार किस दिन घटित हुआ था? इसका जवाब है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो इसका जवाब है 1919 में। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण दोस्तों हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता लाना था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका जवाब है 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? इसका जवाब है फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था चौरी चौरा घटना के कारण। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? इसका जवाब है बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका जवाब है बी ऑप्शन, कमला देवी चट्टोपाध्याय। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? इसका जवाब है सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? इसका जवाब है 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। पूना समझौता किसके मध्य एक करार था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। निम्न में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। भीमराव अंबेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।